हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 साउंड कर लिया, ठीक है। इसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। क्लास 9 के साइंस का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक का। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बेसिकली कुछ ज़्यादा वेटेज का नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आई विल टेल यू, आप वो पढ़ लेना। देखो, सबसे पहले इधर जो लिखा हुआ है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, सभी को पता होता है, ठीक है। तो हमें ये फूड कहाँ से मिलता है? हमारे फूड का सोर्स होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें मोस्ट ऑफ दिस फूड कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से, एनिमल से मिलता है, ठीक है। और एनिमल को पालने को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। गॉट इट। इसके बाद है वी रेड इन न्यूज़पेपर दैट एफर्ट्स आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। मतलब हम न्यूज़पेपर में डेली रेगुलरली पढ़ते हैं कि हमने अपने एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स बहुत सारे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी नेसेसरी क्यों है? वाई वी कैन नॉट मेक डू विद आवर करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो आज हमें जो प्रोडक्शन मिल रहा है उससे हम सेटिस्फाई क्यों नहीं है, ठीक है। इंडिया जो है एक बहुत ही पॉपुलस कंट्री है, मतलब बहुत ही पॉपुलस, मतलब पॉपुलर नहीं, पॉपुलेशन वाली कंट्री जिसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन मोर देन 1 बिलियन पीपल है और आज भी ग्रो कर रही है। गॉट इट। एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन विल सून नीड मोर देन 250 बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। जब भी जैसी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें हर साल 1 बिलियन ऑफ टन्स ग्रेन्स चाहिए हर साल के लिए, ठीक है। मोर देन 1/4, उसका 1/4 से भी ज़्यादा चाहिए। और इसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर हम खेती करें, ठीक है। लेकिन इंडिया पहले एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन हो रही है, कल्टीवेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड एंड कल्टीवेशन। इसकी वजह से क्या है, हमें अच्छे से मतलब कल्टीवेशन के लिए लैंड मिल नहीं रहा है, ठीक है। फिर है इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने क्रॉप और लाइफ स्टॉक के लिए अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, मतलब हम इस अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, अपनी खेती को बढ़ाएं, ठीक है, ताकि हर इंसान को खाना मिल सके। एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लेड टू सम सक्सेस सो फॉर। कुछ हद तक हम इसमें सक्सेस पा भी चुके हैं। वी हैव हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके लिए क्या किया गया? सबसे पहला एफर्ट किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया, जिसकी वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो हैड द वाइट रेवोल्यूशन। हमने वाइट रेवोल्यूशन भी किया, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क मिला है, ठीक है। दूध के प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छी हेल्प मिली है वाइट रेवोल्यूशन से, ठीक है। और बेसिकली ये जो रेवोल्यूशन है इनका मतलब क्या है? नेचुरल रिसोर्स आर गेटिंग यूज मोर इंटेंसिवली। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा चांस है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डैमेज होंगे, ठीक है, जिसके वजह में बैलेंस जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपना फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दें। कैसे इंक्रीज़ करें? एनवायरनमेंट को बिना हार्म किए, बिना उसका बैलेंस को डिस्टर्ब किए, ठीक है। इसलिए देयर इज़ ए नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एक ऐसी चीज़ जिसमें हमें आउटपुट भी मिले, रिजल्ट भी मिले, विदाउट द हार्म ऑफ एनवायरनमेंट, विदाउट द हार्म ऑफ नेचर, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ठीक है। इसलिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस की ज़रूरत है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए। गॉट इट। इसके बाद है सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज के नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड हंगर। सिंपली क्या है, हम अपने पास खाना उगा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यही जो चीज़ है वो माल न्यूट्रिशन और हंगर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती है, ठीक है। पीपल शुड हैव मनी। लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए खाने को परचेज करने के लिए, ठीक है। हम तो खाना बना देंगे, ठीक है, हमने प्रोड्यूस कर दिया खाना, बहुत सारे अमाउंट में वो प्रोडक्शन भी हो गया। लेकिन अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो हाउ ही कैन परचेज फूड एंड हाउ ही कैन बिकम फ्री फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, ठीक है। फूड सिक्योरिटी डिपेंड करता है दोनों पे, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। मतलब खाना होना भी चाहिए और हम उसको लेने लायक भी होने चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ अवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। हमारे इंडिया जो है उसके अंदर बहुत सी पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, मतलब खेती करके ही पैसा कमाती है। Increasing the incomes of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger। मतलब एग्रीकल्चर में अगर लोग आते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी।
एंड फिर फाइनली क्या होगा, हंगर की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाइड्स फ्रॉम फार्म्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस मतलब साइंटिस्ट की हेल्प से भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी वजह से क्या हमें फार्म से अच्छी यील्ड मिल रहा है, हाई प्रोडक्शन मिल रहा है। फॉर सस्टेन लिवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, अगर हमें अच्छे वो चाहिए लिवलीहुड, अच्छा प्रोडक्शन के लिए अच्छे लोग खाएं, ठीक है, अच्छे डेवलपमेंट हो उनका, तो उसके लिए हम इन सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग, बहुत सारी क्रॉप्स को मिक्स करके डाल दिया, ठीक है, एंड इंटरक्रॉपिंग, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कंबाइंड एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशेस, बी कीपिंग, हम ये सारे प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आता है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। क्रॉप के यील्ड में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। जैसे कि देखो, सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस, मेज, मिलेट, सोरगम, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। दाल जैसे कि चना की दाल, मटर, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेंटिल, ये भी हमें क्या देते हैं, प्रोटीन देते हैं। ऑयल सीड जैसे कि सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसेम, कैस्टर, मस्टर्ड, लाइनसीड, सनफ्लावर, ये हमें फैट्स देते हैं। गॉट इट। वेजिटेबल जो होती है, स्पाइसेस होते हैं, फ्रूट्स है, वो बहुत हद तक हमें वाइटामिन्स एंड मिनरल्स देते हैं। इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, थोड़े से प्रोटीन्स भी मिलते हैं हमें इनसे, कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं एंड फैट्स भी मिलते हैं। इन फूड के साथ साथ फॉडर क्रॉप जैसे कि बरसीम, ओट, सूडान ग्रास, इनको भी लाइव स्टॉक के लिए, मतलब इनको भी हमारे अच्छे डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड्स फॉर द ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल। हर क्रॉप को अलग अलग क्या चाहिए, अलग अलग कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, अलग अलग फोटो पीरियड मीन्स अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, कितने उसको लाइट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। फोटो पीरियड किससे ड्यूरेशन होता है, रिलेटेड होता है ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। प्लांट और फ्लावरिंग की जो ग्रोथ होती है किस पे डिपेंड होती है, सनलाइट पे डिपेंड होती है। हम सबको पता है क्यों सनलाइट पे क्यों डिपेंड होती है, क्योंकि सनलाइट के हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जो रेनी सीजन में उगती है, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं हम, खरीफ सीजन, जो कब उगती है, मंथ ऑफ जून से लेकर अक्टूबर तक। उनके कुछ सम ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो उगती है वो क्या होती है, रबी सीजन या फिर रबी सीजन क्रॉप्स, ठीक है, जो कहाँ से उगते हैं, नवंबर से लेके अप्रैल तक। ठीक है, अब जैसे रबी क्रॉप्स के एग्जांपल है, खरीफ के हैं पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये खरीफ क्रॉप्स है। जबकि वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, ये सभी रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर देयर हैज़ बीन अ 4 times इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 1952 टू 2000। इंडिया के अंदर 1952 से 2000 तक कितना प्रोडक्शन में, फूड के प्रोडक्शन में हेल्प हुई है, ऑलमोस्ट 4 times हो गया है। ठीक है, और जबकि जो ज़मीन हुई है वो सिर्फ 25% इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, हमें कैसे मिला, इफ़ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट टू 3 stages। अगर हम देखें कि फार्मिंग के अंदर क्या क्या प्रैक्टिसेस चाहिए तो हम उसको 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो क्या कि हमें कैसे सीड्स चाहिए, चॉइस ऑफ सीड्स, ठीक है। दूसरा क्या, नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, मीन्स अब जो क्रॉप प्लांट्स हमने उगाए उनको हम कैसे देखभाल करेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम लॉस, कि उनमें कोई नुकसान ना हो। गॉट इट। मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स, मेजर क्या है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। यही हमने 3 पढ़े अभी भी, ठीक है। सबसे पहले तो सीड्स, दूसरे में क्या है उनका ध्यान रखना, और तीसरे में उनको प्रोटेक्ट करना। अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। देखो, ये अप्रोच डिपेंड करती है ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। ये किस पे डिपेंड करती है कि हम सीड्स को अच्छा सेलेक्ट क्यों करें, ताकि हमें गुड यील्ड मिले, ठीक है, अच्छा प्रोडक्शन मिले। वैराइटीज और स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिजीज रेजिस्टेंस। हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए सीड्स के अंदर कि वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, उनमें बीमारी ना लगे, ठीक है। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड्स, ये सब चीज़ें उनमें देखनी चाहिए। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वैराइटीज़ इज़ बाय हाइब्रिडाइजेशन। एक और
डिज़ायरेबल कैरेक्टर है जो हम क्रॉप वैराइटीज़ के अंदर ला सकते हैं, वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मतलब दो अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है, एक के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, एक कुछ ख़राब है, दूसरे के अंदर जो ख़राब है ना पहले वाले में वो बहुत अच्छी है, तुम दोनों के अंदर क्रॉस करवा दे तो जो नया प्लांट आएगा उसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ बहुत अच्छी आएंगी। हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, मतलब दो प्लांट्स जो अलग अलग है उनके बीच में हमें क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है, वो क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो क्रॉसिंग में भी इंटरवेराइटल, मतलब ऐसे हो सकते हैं दो अलग अलग वैराइटीज़ में हो, इंटरस्पेसिफिक दो अलग अलग स्पीसीज़ में हो, या फिर उनका जीनस सेम हो, इंटरजेनेरिक अलग अलग जेनरा हो उनका अलग अलग, ठीक है, कैसे हो सकते हैं क्रॉस। फिर है अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप, दूसरा क्या है कि हम कोई जीन इंट्रोड्यूस करवा दें, ठीक है, जिसके वजह ऐसे क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, GMO। इसके बाद है फॉर न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप टू बी एक्सेप्टेड इट इज़ नेसेसरी दैट द वेराइटी प्रोड्यूस हाई यील्ड्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। अगर हमें न्यू वेराइटीज़ चाहिए, न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड, तो हमें क्या ज़रूरी है कि जो दैट वेराइटी प्रोड्यूस हाई यील्ड्स अंडर डिफरेंट कंडीशन दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरिया। अगर मैं अच्छे प्रोडक्शन चाहिए तो पहले सबसे पहले हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग कंडीशंस होती है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग यील्ड भी मिलेगा, ठीक है। फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी। फार्मर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी वैरायटी के लिए जो सीड्स ले रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इसका मतलब द सीड शुड be all the same variety and germinate under the same conditions। मतलब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी सीड्स हमने लिए हैं क्रॉप को उगाने के लिए वो कैसे होने चाहिए? अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, सेम वैरायटी के होने चाहिए, ठीक है, और एक ही सेम कंडीशन में जर्मिनेट हो जाए ऐसे होने चाहिए। कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड्स आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इन सब चीज़ों पे कल्टिवेशन डिपेंड करती है, ठीक है। Weather conditions such as drought, flood situations are unpredictable. Varieties that can be grown in diverse climatic conditions are useful। मतलब कुछ वेदर कंडीशन जैसे कि बाढ़ आ जाती है, फ्लड सिचुएशंस होती है जो हमें पता नहीं होता, तो वेराइटीज़ दैट कैन बी ग्रोन, तो हमें ऐसी जगह उगाना चाहिए मतलब जहाँ पे डाइवर्स, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी भी हो जाए ना, प्लांट बर्बाद नहीं हो, ठीक है। इसलिए वेराइटीज़ टॉलरेंट होनी चाहिए किसके? हाई सॉइल सैलिनिटी के, मतलब सॉइल के अंदर अगर सैलिन के अमाउंट ज़्यादा हो जाए, खारी अगर हो जाए तो फिर भी वो अपने आप को ग्रो कर सके। कुछ फैक्टर है देखो जिसकी वजह से हमारे सब मतलब फैक्टर फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट, वैरायटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो फर्स्ट है हाई यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़, मतलब एक एकड़ के अंदर हमें इतने क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। मतलब एक एकड़ ज़मीन है, मान लो इससे हमें 100 टन्स का प्रोडक्शन मिल रहा है, इसके अंदर कुछ करें हम, कुछ भी करें, एक एकड़ ज़मीन से अगली बार हमें 150 का मिले, ठीक है, तो हमें इसके अंदर कुछ हाई प्रोडक्टिविटी के लिए हमें अच्छा यील्ड चाहिए, तो हमें कुछ वैरायटी में इंप्रूवमेंट करने होते हैं। दूसरा इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, ये क्रॉप से क्रॉप में वेरी करती है, ठीक है, हर क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। बेकिंग क्वालिटीज़ इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट किस में होती है? वीट में। प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स, प्रिजर्विंग क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये अलग अलग फ्रूट्स मतलब अलग अलग क्रॉप्स के अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है। फ्रूट के अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं कि वो ज़्यादा टाइम तक ख़राब ना हो। ऑयल सीड के अंदर ऑयल की क्वालिटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, पल्सेस के अंदर प्रोटीन की, ठीक है, वीट के अंदर बेकिंग क्वालिटी, सबके अंदर अलग अलग है। फिर है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस में क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशन। क्रॉप को प्रोडक्शन की नीचे भी जा सकता है, मतलब अगर किसी भी प्लांट के अंदर बायोटिक स्ट्रेस आ गया, एबायोटिक स्ट्रेस आ गया, बायोटिक स्ट्रेस में कोई बीमारी लग गई, इंसेक्ट लग गया, कोई निमेटोड लग गया, ठीक है, और एबायोटिक जैसे कि सूखा पड़ गया, सलाइन कंडीशंस हो गई, पानी अगर ज़्यादा हो गया, हीट कोल्ड फ्रस्ट, ये सब अगर हो जाए, इनकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन है वो नीचे हो सकता है। वेराइटीज़ अगर इनकी रेजिस्टेंट हो, इन कंडीशंस के रेजिस्टेंट हो, तो हमें अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है। फिर है चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिकल इज द वैरायटी। अगर क्रॉप मेच्योरिटी ड्यूरेशन छोटा होगा तो वैरायटी इतनी इकोनॉमिकल होगी, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशंस अलाउ फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप इन अ ईयर। अगर छोटे छोटे उनके ड्यूरेशंस होंगे तो जो फार्मर्स है वो एक साल के अंदर कुछ ज़्यादा क्रॉप्स उगा पाएगा, ठीक है, उसको टाइम मिलेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम लगेगी।
यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी एंड रिड्यूस लॉस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। मतलब अगर प्रॉपर मेच्योरिटी हो रही है किसी भी प्लांट की, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्वेस्टिंग का प्रोसेस ईजी हो जाएगा, ठीक है, और हार्वेस्टिंग की वजह से जो लॉस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। Developing varieties for wider adaptability will help in stabilizing the crop production under different environmental conditions. Means developing ऐसी varieties जो wider adaptability means अलग अलग जगह अगर हम उसको उगा रहे हैं तो वो उग जाए, ठीक है। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में भी सेम रहेगा। वन वेराइटी कैन देन बी ग्रोन इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज। कुछ वैरायटी, ऐसी वैरायटी जो अलग अलग कंडीशंस में उग रही है, अलग अलग एरियाज़ में उग रही है, उसको बोलते हैं, जो उग सकती हैं उसको बोलते हैं क्या, वाइडर एडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इन फॉडर क्रॉप्स। मतलब अगर फॉडर क्रॉप्स क्या होती है, जो चारे वाली फसल होती है, ठीक है। टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें चाहिए। ड्वार्फनेस किस में देखी जाती है, सीरियल्स में चाहिए होती है, ठीक है, ड्वार्फनेस। इसलिए दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम बाय दीज क्रॉप्स, इसलिए थोड़े की न्यूट्रिएंट्स चाहिए इनको। इसलिए डेवलपिंग वेराइटीज़ ऑफ डिजायर्ड इकोनॉमिक कैरेक्टर्स हेल्प गिव हायर प्रोडक्टिविटी। इसकी वजह से क्या होता है, हमें हायर प्रोडक्टिविटी मिलती है, हायर प्रोडक्शन मिलता है। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इंडिया के अंदर इन मैनी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज़ फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फॉर्म्स। फार्मिंग जो है बड़े से छोटे एरिया में होती है, ठीक है। किसी किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा लैंड पे की जाती है, ठीक है, खेती किसी किसी बहुत कम ज़मीन पे की जाती है। डिफरेंट फार्मर्स दस हैव मोर और लेस लैंड, मनी एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज़। अलग अलग फार्मर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग उनके पास पैसे की डिमांड होती है, अलग अलग ज़मीन होती है, ठीक है, अलग अलग उनके पास टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इन शॉर्ट इट इज़ द मनी और फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलाउ फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़। मेनली क्या है कि पैसे की डिमांड होती है जो अलग अलग फार्मर्स की होती है, कि वो ज़्यादा अच्छे से एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, फार्मिंग प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट एंड यील्ड। हायर इनपुट और हायर यील्ड में एक कोरिलेशन होता है, ठीक है। इसलिए इनपुट मीन्स जो हम लगा रहे हैं पैसा, और यील्ड मीन्स जो हमें मिल रहा है, ठीक है। इसमें रिलेशन होगा ही, क्योंकि जब हम ज़्यादा पैसा लगाएंगे, ज़्यादा अच्छा इनपुट देंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। इसलिए फार्मर परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड्स क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। इसलिए जो फार्मर की कैपेसिटी है, फार्मर के पास जितना पैसा है इनपुट लगाने का, ठीक है, वही डिसाइड करता है कि हमारा क्रॉपिंग सिस्टम क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन कितना होगा, ठीक है। इसलिए अलग अलग लेवल्स पे हो सकता है। दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस। इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैसा लग ही नहीं रहा, कुछ ऐसा होता है थोड़ा सा पैसा लग रहा है, कुछ फार्मर्स ऐसे उनके अंदर बहुत सारा पैसा लगा देते हैं, ठीक है। देखो इसी का एक है जैसे कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। Just as we need food for development, growth and well-being, plant also require nutrients for growth. जैसे हमें चाहिए अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स, ऐसे प्लांट्स को भी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को कैसे देंगे, एयर से सप्लाई कर सकते हैं, वाटर से, सॉइल से। देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि एयर के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है जो पानी से मिलता है। सॉइल क्या सप्लाई करती है, बाकी 30 न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स को एयर के थ्रू क्या मिलता है, कार्बन और ऑक्सीजन, वाटर के थ्रू मिलता है हाइड्रोजन, और सॉइल से मिलता है बाकी 30 न्यूट्रिएंट्स। 13 कौन से, हम आगे पढ़ेंगे। अमंग दीज सम आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़। कुछ ये जो 13 न्यूट्रिएंट्स है, कुछ जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा चाहिए प्लांट्स को, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े चाहिए। जो ज़्यादा चाहिए उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बाकी न्यूट्रिएंट्स जो थोड़े चाहिए उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल है, देखो जैसे कि एयर से प्लांट को क्या मिलता है, कार्बन और ऑक्सीजन, और वाटर से मिलता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सॉइल से मिलता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में क्या आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है। और माइक्रो में आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ये तो है प्लांट को ज़्यादा चाहिए, ये प्लांट को कम चाहिए, ठीक है।
Deficiency of these nutrients affect physiological processes in plants including reproduction, growth and susceptibility to disease. अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट बीमार भी हो सकता है, उसकी रिप्रोडक्शन में भी अफेक्ट हो सकता है, ग्रोथ भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। अगर मैं यील्ड को इंक्रीज़ करना है तो सॉइल के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। कैसे मिलेंगे उनको? मैन्योर और फर्टिलाइज़र के रूप में भी हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। देखो, मैन्योर में लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब कि जो ज़मीन से ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जो नेचुरल चीज़ होती है, ठीक है, और ये थोड़े ही अमाउंट में सॉइल को दी जाती है। ऑल्सो सप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, ये कुछ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स सॉइल को भी दे देते हैं। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन। कैसे बनता है मैन्योर? एनिमल एक्सक्रेटा को डिकम्पोज करके, प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करके। मैन्योर हेल्प इन इनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। मैन्योर कैसे हेल्प करता है सॉइल को एनरिच करने? मैन्योर क्या करता है? सॉइल को रिच करता है, किससे? न्यूट्रिएंट से और ऑर्गेनिक मैटर से, और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मतलब मैन्योर के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर देगा, जिसकी वजह से पानी की सॉइल के अंदर अलग अलग चीज़ें बढ़ जाएंगी, जैसे कि पानी को अच्छे से वो होल्ड कर पाएगी, ठीक है। क्ले सॉइल के अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड बाय अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। क्ले सॉइल के अंदर क्या होता है, अगर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होता है तो ड्रेनेज में हेल्प करवा देती है, और पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी अवॉइड करवाती है। वाटर लॉग मतलब पानी का एक्सेस हो जाना, उसको भी अवॉइड करती है। इन यूजिंग मैन्योर वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल। मैन्योर में बेसिकली क्या यूज़ करते हैं? बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं, विच इज़ एडवांटेजियस इन प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, जो कि मेन क्या होता है, हमारे हेल्पफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? फर्टिलाइज़र के यूज़ से, एक्सेसिव यूज़ से बचाने के लिए। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फ्रॉम वेस्ट। बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल को यूज़ करना मतलब यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज़ ऑल्सो अ रिसाइकलिंग फ्रॉम वेस्ट। बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल, जो बायोलॉजिकल मतलब जो लिविंग थिंग्स से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो वेस्ट आया है, ठीक है, उसको यूज़ करके भी हम एक तरीके का रिसाइकल फार्म वेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। Based on the kind of biological material used, manure can be classified as। अब हम ये डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का बायोलॉजिकल मटेरियल यूज़ हुआ है, उस पर भी मैन्योर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, दूसरा होता है ग्रीन मैन्योर। पहला है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। The process in which farm waste material like livestock excreta, vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weeds, ठीक है, डिकम्पोज इन पिट्स, उनको हम गड्ढे में डालते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। ये जो कंपोस्ट होती है रिच होती है ऑर्गेनिक मैटर में, न्यूट्रिएंट्स में। कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स टू हेस्टन एंड प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिफ्यूज। कंपोस्ट को हम और भी तरीके से बना सकते हैं। कैसे? अर्थवॉर्म्स को अर्थवॉर्म्स को मार के, हेस्टन करके, एंड प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूज को डिकम्पोज करके, इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या है? प्रायर टू द सोइंग ऑफ क्रॉप सीड्स सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प और गुआर, इनको हम उगाते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको उगाने से पहले ये मैन्योर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम इनको पहले ही सॉइल के अंदर डाल देते हैं। दीज ग्रीन प्लांट्स टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर विच हेल्प्स इन एनरिचिंग द सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जिसकी वजह से हमारी सॉइल में क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रिच हो जाती है, एंड प्लांट के वो बाद में प्रोडक्शन में अच्छी हेल्प करवाते हैं, ठीक है। ये था मैन्योर। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स। देखो, फर्टिलाइज़र आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब कमर्शियली प्रोड्यूस मतलब जो बाहर से प्रोड्यूस की जाती है, जो हाथों से प्रिपेयर की जाती है। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम देते हैं। इनको क्यों देते हैं, क्यों यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र को? ताकि अच्छी हमारी ग्रोथ हो। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए मेनली यूज़ की जाती है। वेजिटेटिव ग्रोथ मीन्स लीव्स, ब्रांचेज एंड फ्लोर्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट, जिसकी वजह से हमारा प्लांट कैसा उगता है? हेल्दी उगता है।
फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन द हायर यील्ड्स ऑफ हाई कोस्ट फार्मिंग। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? हाई कोस्ट फार्मिंग, मेनली हाई कोस्ट फार्मिंग के अंदर आता है ये। हाई कोस्ट मतलब ज़्यादा पैसे की आती है ये, ठीक है। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म ऑफ प्रॉपर डोज, टाइम एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस फॉर द कंप्लीट यूटिलाइजेशन। अगर हम इनको प्रॉपर यूज़ करना चाहते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर हम चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उनका प्रॉपर डोज देना होता है, हमें प्रॉपर टाइम पे देना होता है, और प्लांट्स उगाने के पहले भी देना होता है, बाद में भी देना होता है, ठीक है। जैसे कि सम टाइम फर्टिलाइजर गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन एंड आर नॉट फुली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। कभी कभी क्या होता है ना, फर्टिलाइजर पानी की वजह से चले जाता है, ठीक है। एक्सेसिव इरिगेशन हम कर देते हैं तो प्लांट्स उनको यूज़ नहीं कर पाता, ठीक है। ये जो एक्सेस फर्टिलाइजर जो बह गया, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। As we have seen in the previous chapter, continuous use of fertilizer in an area can destroy soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished and microorganisms in the soil are harmed by the fertilizer used. हमने पहले भी देखा है कि जो continuous अगर हम fertilizer का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। और जो सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो अच्छे से नहीं बन पाता है, अच्छे से रिप्लेनिश नहीं हो पाता है, और सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, वो भी फर्टिलाइज़र की वजह से हार्म होते हैं। Short-term benefit of using fertilizer and long-term benefits of using manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming for optimum yield in crop production. अगर हमें अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो हमें क्या देखना चाहिए कि फर्टिलाइज़र से तो हमें थोड़े टाइम का मिलता है, ठीक है, बेनिफिट्स, और मैन्योर से हमें ज़्यादा टाइम का मिलता है, ठीक है। इसके बाद है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग system which animal or no use of chemicals are as fertilizer, herbicide, pesticide, etc. Organic farming में इन सब का यूज़ नहीं होता है, and with the maximum input of organic manures. उसके अंदर हम क्या डालते हैं? मैक्सिमम क्या डालते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं। रिसाइकल फार्म वेस्ट यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ बायो एजेंट, जैसे कि कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, मतलब कि बायो एजेंट भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से बायो फर्टिलाइज़र बनते हैं। नीम लीव्स, नीम के पत्ते, टर्मरिक, ठीक है, स्पेसिफिकली इन ग्रेन स्टोरेज एंड बायो पेस्टिसाइड्स विद हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम। इनको यूज़ करके हमें क्या मिल सकता है? हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम मिल सकता है। दीज क्रॉपिंग सिस्टम आर बेनिफिशियल इन इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीट कंट्रोल। इनकी वजह से क्या होता है? हमारे इंसेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, वीट कंट्रोल, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करता ही है, उसके साथ साथ हमें ये सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इरिगेशन। Most agriculture in India is rain-fed. That is, the success of crop in most areas is dependent on timely monsoons. मतलब इंडिया के अंदर मोस्टली एग्रीकल्चर है किस पे डिपेंड करती है? पानी पे डिपेंड करती है, ठीक है, टाइम पे डिपेंड करती है, एंड सफिशेंट रेनफॉल स्पीड थ्रू मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन। और सफिशेंट रेनफॉल स्प्रेड होना चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से रेनफॉल होनी चाहिए। इसलिए पुअर मानसून्स कॉज क्रॉप फेलियर, इसलिए कुछ जगह पे ऐसे होता है कि अगर मानसून अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से क्रॉप भी नहीं उग पाती है। Ensuring that crops get water at right stages during their growing season can increase the expected yields of any crop. Ensuring that crops, ये हम इंश्योर करना चाहिए कि क्रॉप्स को वाटर मिल रहा है राइट स्टेज पे, ठीक है। और कौन सी राइट स्टेज? उनके ग्रोइंग सीजन पे। इसकी वजह से हम किसी भी क्रॉप की यील्ड्स को, जो हमारा एक्सपेक्टेड यील्ड है, उसको इंक्रीज करके पा सकते हैं। Therefore, many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation. इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन इरिगेशन के अंडर आए, बहुत सारे मेथड्स किए गए हैं। देखो, जैसे कि वेल्स हो गए, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक, ये सब। देखो, इंडिया इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड हाईली वेरिड क्लाइमेट। इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है उसमें वाटर रिसोर्सेज के लिए, और बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट अलग अलग होने वाले वेरिएशन होते हैं क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। Under such conditions, several different kinds of irrigation system are adopted to supply water to agricultural lands depending on the kinds of water resources available. ऐसे conditions मतलब जैसे कि अलग अलग टाइप्स के इरिगेशन काइंड्स के इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, वो अलग अलग जगह पे अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है। और कैसे अडॉप्ट करते हैं? मतलब उस जगह पे कौन सी ज़मीन है, ठीक है, कितना कौन सा वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि कई जगह पे वेल्स इजीली अवेलेबल होते हैं, कैनाल्स होते हैं, रिवर्स, टैंक्स, ये सब। पहले वेल्स है, दो टाइप के वेल्स होते हैं। डग वेल्स, जो खोदने वाले होते हैं, होते ट्यूब वेल्स,
डग वेल के अंदर पानी कलेक्ट होता है वाटर बेरिंग स्ट्रेटा से। ट्यूब वेल्स के अंदर पानी कलेक्ट कैन टैप वाटर फ्रॉम डीपर स्ट्रेटा, तो उसके अंदर ज़्यादा गड्ढा खोदना पड़ता है, ठीक है। इन वेल से पानी पंप्स के थ्रू बाहर निकाल जाता है इरीगेशन से। फिर कैनाल्स, दिस इज़ यूजुअली एन एलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरीगेशन सिस्टम, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फैला रहता है। इन दिस सिस्टम कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वायर और फ्रॉम रिवर। इसके अंदर पानी कहाँ से आता है, एक से अधिक रिजर्वायर होते हैं, रिवर से आता है, ठीक है। मेन कैनाल जो होती है वो ब्रांचेस में डिवाइड रहती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड रहती है ताकि वो हर जगह तक पानी पहुंचा पाए। फिर रिवर लिफ्ट सिस्टम इन एरियाज वेयर कैनाल फ्लो इज़ इनसफिशिएंट, ऐसे एरिया जहाँ पे कैनाल फ्लो नहीं हो पाता है या फिर इरेगुलर होता है, ठीक है, जहाँ पे लिफ्ट सिस्टम लगाया जाता है। वाटर डायरेक्टली रिवर से लिया जाता है, फिर उसको फॉर सप्लीमेंटिंग इरीगेशन एरिया क्लोज टू रिवर्स, जो मेनली ऐसे एरिया जो रिवर्स के पास होते हैं उनमें ये सिस्टम यूज़ किया जाता है। फिर है टैंक्स, दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर्स, ये छोटे छोटे स्टोरेज रिजर्वॉयर्स होते हैं विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर एंड रन ऑफ स्मॉल कैचमेंट एरियाज, जो छोटे छोटे एरियाज़ के लिए इनको यूज़ किए जाते हैं। फ्रेश इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। फ्रेश इनिशिएटिव मतलब जो अभी ताज़ा हो पानी, ठीक है। इनिशिएटिव मीन्स किसी भी चीज़ के लिए जो हम इनपुट डालते हैं, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, जैसे कि आता है पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट, ये सब प्रैक्टिस करके हम पानी को सेव कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्व बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स, इसके अंदर छोटे छोटे चेक डैम्स भी बना सकते हैं जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। ये जो चेक डैम्स है स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे, जो एक्सेस पानी जो बह जाता है रेन की वजह से उसको बहने से बचाते हैं एंड इन सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्रॉपिंग पैटर्न्स, फिर है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड देन इसके बाद हमारे मेनली एनिमल्स का टॉपिक, एनिमल हस्बेंड्री, केटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बी फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमने इस वीडियो में जो भी पढ़ा आप इसको भी NCERT से रीड कर लेना, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।